तो आज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 10th के तीसरा जो चैप्टर है धातुओं और अधातुओं को। उससे पहले आपको ये जो सारणी दी गई है, ये जो चार्ट दिखाया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा नोटिस और अध्ययन करना होगा, जिससे कि वो चैप्टर आसानी से समझ में, राइट। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो एक मिनट पहले यार इसको तो मैं बात करूं आपसे, तो ये जो मैं सारणी दिखा रहा हूँ ये मेंडलीव की आवाज़ सारणी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिस ये करना है कि इसमें जो हाइड्रोजन है और ये समूह एक के तत्वों के नाम जो हैं आपको याद होने चाहिए। समूह दो के नाम के तत्वों के इनके जो नाम हैं और याद होने चाहिए, तो वो सब अब याद कैसे होंगे। तो उसके लिए जो नोटिस जो नीचे दिया गया है, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर लिखा है H4 होता है हाइड्रोजन। और ऐसे ही लिथियम के लिए यहाँ पर नाम नीचे लिखा हुआ है, उसका नेम जो है वो, और उसका जो परमाणु संख्या है वो यहाँ पर लिखी गई है। तो परमाणु संख्या फिलहाल अभी कोई ज़रूरत इतनी नहीं है, लेकिन वो आगे ज़रूरत पड़ेगी तब वो आसानी से याद हो जाएगी। फिलहाल इनके नाम केवल याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे ही। अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये है कि जितने भी यहाँ से लेकर के इतने ये सारे एटम आ रहे हैं, यानी सारे जो तत्व हैं वो सब धातु होते हैं, राइट। ये सब जो है वो धातुओं वाले होते हैं, ये सब जितने भी हैं, स्टैंक्सन, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ऐसे करके ये सारे जो आ रहे हैं वो कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब धातुएं हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो इस साइड में आ रहे हैं, इस धातु वाली साइड में, यानी इधर इधर वाले जो आ रहे हैं ये सब अधातुएं हैं। और जो बीच में जो रेड जो करी गई है ये लाइन सी, तो उसमें ये क्या है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, यानी ये जो तत्व हैं ये सब उपधातु हैं, राइट। तो इस वाली बात को आप याद रखेंगे थोड़ा सा। और ये कक्षा 10th के विज्ञान में से ही सारणी में दिखा रहा हूँ, वहाँ पर ये आपको शो हो जाएगी जब इस चैप्टर का 5वां चैप्टर है शायद, उसमें मैं और डीपली समझा दूंगा कि इसको कैसे याद करना है, इस पर कैसे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 10th के जो चैप्टर है उसके नोटिस की, जो तीसरे पार्ट है धातु और अधातु, उसका अध्ययन करते हैं, राइट। तो चलो, तो अब मैं बात करूं, यहाँ पर आपका चैप्टर है धातु और अधातु, यानी राइट। यहाँ पर तीसरा जो चैप्टर है आपका धातु और अधातु, और मैं इसमें नोटिस समझा रहा हूँ, यानी बुक्स को समझाने का प्रयास है, कम शब्दों में अधिक से अधिक और अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास है। अभी मैंने जो बात की थी वो ये जो सारणी दिखाई थी आपको बड़े इस लार्ज रूप में, यानी बड़ा उसका रूप दिखाया था, इमेज उसका। तो वहाँ पर आपको बताया गया ये सब जो आ रहे वाले इधर से धातु होते हैं, और ये पीले पीले दिखा रहा है, इनके जो नाम होते हैं वो अधातु होते हैं, और इसके जो बीच में आ रही है ये वाली लाइन, ये उपधातु होते हैं, राइट। तो अब इसमें बातें करेंगे धातुओं और अधातुओं में क्या डिफरेंस होता है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं, ये तो वहाँ पर देख लिया था। लेकिन धातुओं की क्या रिएक्शन होती हैं, धातुओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं, डिफरेंस क्या है इनमें, तो इन सब की इसमें चर्चा है बस, नॉर्मल। तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं फर्स्ट जो पॉइंट है कि वह तत्वों को उनके गुणों के गुण धर्मों के आधार पर धातुओं में वर्गीकृत किया गया है। यानी ये जो ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं, सभी तत्व होते हैं, उनमें से कौन सा धातु है और कौन सा धातु है, इस पार्ट में इसमें छांट के रखा गया है, ठीक है। धातुओं की कुछ उदाहरण जैसे बताएं तो आयरन है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, कॉपर है, ये सब धातुएं होते हैं। और धातु के उतने सारे मैं बताया वो सब धातुएं थी, राइट। अब नेक्स्ट बात, अगर अधातु के कुछ उदाहरण देखें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये जो है। और इसके यहाँ पर जो दिए गए हैं ये सिंबल्स हैं, यानी संकेत। यहाँ पर जैसे चांदी का Ag होता है, कॉपर का Cu होता है, ऐसे ही हाइड्रोजन का H, ये कक्षा 8वीं कक्षा 6 में आपको याद कराई गई होंगी बातें, राइट। अब नेक्स्ट की बात करें तो इनकी थोड़ी सी डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है इनका, फिजिकल डिफरेंस, यानी प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल मेटल और नॉन मेटल। मेटल बोलते हैं धातु को और नॉन मेटल बोलते हैं धातु को, राइट। और प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म इसके। तो धात्विक चमक, इसका मतलब होता है कि धात्विक चमक, चमक का मतलब होता है शाइनिंग करना, धात्विक यानी मेटलिक चमक। तो यहाँ पर देखें तो धातुओं की सतह चमकदार होती है और अधातुओं की चमकीली सतह नहीं होती, यानी और यहाँ पर एक वो बताया गया है कि अपवाद के आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो इन पर डिफरेंस देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस, चमक का देखा जाए तो इनमें धातुएं चमकदार होती हैं लेकिन अधातुएं नहीं होती हैं। ऐसे ही कठोरता की बात की जाए तो इनमें जैसे कठोरता है, जैसे सॉलिडपन, तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन जो धातु हैं वो मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, राइट। अब अधातुओं की बात करें तो ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, यानी कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन वो अपरूप हीरा क्या है, वो अधातु है। और लेकिन उसमें अब मैं बोलता हूँ इसका अपोजिट पाया जाता है, जैसे कि कठोर धातुएं होती हैं लेकिन अधातुओं में केवल हीरा ही कठोर होता है। तो नेक्स्ट की बात करें इनका स्वरूप क्या होता है, यानी इमेज कैसी होती है। तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें से ये सॉलिड अवस्था में पाई जाती हैं। केवल मरकरी यानी पारा को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है, पारा ही एक धातु होते हुए भी द्रव यानी लिक्विड रूप में पाया जाता है, राइट।
अब धातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर ये तरल रूप में पाई जाती हैं। यानी धातुएं भी ठोस होती हैं, गैसीय रूप में भी होती हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी उपधातु है जो कैसी होती है, लिक्विड रूप में होती है, राइट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आघातवर्धनीयता, यानी इसका पॉइंट क्या होता है, आघातवर्धनीयता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी उनको क्या कहते हैं, चादर के रूप में बनाया जा सकता है धातुओं को, और अधातुओं को आघातवर्धनीयता नहीं होती, यानी इनको तोड़ेंगे तो ये टुकड़े टुकड़े में टूटती जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन होता जाएगा इसका। अब आती है तन्यता, तो ये सिंपल है, बिल्कुल नाम से क्लियर होता है। तन्यता का मतलब इनको खींचना, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है और अधातुओं को नहीं खींचा जा सकता है, तो फिजिकल डिफरेंस है इसके। विद्युत और ऊष्मा के चालक, यानी करंट किसमें बहता है किसमें नहीं बहता है, तो सामान्य धातुएं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती हैं, यानी इनमें करंट बहता है। सीसा एवं मरकरी कुचालक होते हैं, ये दो इसके अपोजिट हैं, धातुएं होते हुए भी सीसा और मरकरी इसके कुचालक होते हैं। अब देखा धातुओं को, तो अधातुएं विद्युत की ऊष्मा की कुचालक होती हैं, पर ग्रेफाइट जो होता है हीरा का अपर रूप, ये क्या होता है, सुचालक होता है, यानी इसमें करंट फ्लो हो जाता है, निकल जाता है, राइट। अब नेक्स्ट जो आता है घनत्व यानी डेंसिटी। इनकी डेंसिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है डेंसिटी इनकी अधिक घनत्व उच्च गलनांक होते हैं, यानी इसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, और उच्च इनका गलनांक होता है। गलनांक यानी क्या होता है कि एक गलने का नियम, ठोस से द्रव बनना, वो उनका गलनांक भी कहता है उच्च होता है, यानी हाई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तभी वो गलेगी। सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व और गलनांक बहुत कम होते हैं, यानी ये मुलायम भी होते हैं। अब देखें अधातुओं में, तो अधातुओं का घनत्व गलनांक बहुत ही कम होते हैं, इसके अपोजिट था ये, राइट। तो ये डिफरेंस बिल्कुल एकदम ईजी है, बहुत ईजी। ध्वनिक यानी आवाज़। अब देखें कठोर ध्वनिक कैसी होती है इनमें, तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, ऐसी अधातुएं जो होती हैं वो ध्वनिक नहीं उत्पन्न करती हैं, राइट। तो ये भी इजी पॉइंट था। अब ऑक्साइड देखते हैं, 9 पॉइंट। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन धातुओं की बात करें तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि SO2 अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, राइट। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हुई, मैं धातुएं और अधातुओं में क्या डिफरेंस था फिजिकल बेस पे, तो हमने यहाँ पर देखा था, इतने सारे पॉइंट देखे, यानी कठोरता, धात्विक रूप, आघातवर्धनीयता, तन्यता, विद्युत की चालक होती हैं, घनत्व, ध्वनिक और ऑक्साइड। अब आते हैं इस पर सेकंड पॉइंट जो होता है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, राइट। अभी मैंने फिजिकल देखे, अब थोड़ा सा केमिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है कि वायु के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं ये, तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। अब देखें तो रिएक्शन क्या है इसकी, तो धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं। धातु है कॉपर और ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो बन गया कॉपर ऑक्साइड, राइट। तो 2Cu + O2 और 2CO। अब यहाँ पर ऐसे ही नेक्स्ट जो है कि वो है एल्यूमिनियम, यानी 4Al और ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, यानी धातुओं को ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाने पर धातु ऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ पर बना है 2Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही है मैग्नीशियम धातु है और ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, राइट। अब यहाँ नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रियाएं दिखाती हैं, ये तो ठीक है, ये पॉइंट तो ये तो अभी अभी देखा तुमने। अब सोडियम और पोटेशियम वायु में अकस्मात आग पकड़ लेते हैं, जिससे इसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रख दिया जाता है। ये कई बार पूछा गया था कि इनको मिट्टी के तेल में सोडियम और पोटेशियम को क्यों रखा जाता है, तो वो वायु से क्रिया करके अचानक आग पकड़ लेते हैं, यानी उनमें आग लग जाती है, इसलिए उन्हें वायु से संपर्क हटाने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, राइट। अब नेक्स्ट की बात करें धातुओं में, तो ये जो है केमिकल के रिएक्शन से थोड़ा सा देख रहे हैं कि केमिकल से इनका क्या प्रभाव पड़ता है धातुओं पर। तो मैग्नीशियम, यहाँ पर जो पॉइंट है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और अगला पॉइंट था कि आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं, राइट। ये भी बात सरल थी कि आयरन वायु में जलाने पर प्रज्वलित नहीं होता। नेक्स्ट की अगर बात करें तो Cu भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उसे पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो Ag यानी सोने का वो सिंबल्स है, और यहाँ पर Ag चांदी का है और Au सोने का सिंबल्स है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी सोने और चांदी पर ऑक्सीजन की कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, जिससे वो काले व अपनी चमक को नहीं खोते हैं, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, राइट। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा जल बना रहा है, राइट। यहाँ नेक्स्ट ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड और जल बना रहा है, यानी सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है।
तथा जल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर लवण का निर्माण तथा जल का निर्माण होता है, और वो क्रिया अम्ल और क्षार के साथ कोई भी धातु हो, दोनों के साथ में यही रिएक्शन करती है, तो उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो जल के साथ अभिक्रिया क्या करते हैं, यानी जल के साथ धातु की क्या क्रिया होती है। तो धातु की अगर जल से क्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है, और धातु ऑक्साइड और जल की क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है केवल। तो यहाँ पर अब ये पॉइंट समझाने के लिए किए गए हैं कि धातुओं की किससे क्रिया होगी और कैसे होगी। तो यानी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर धातु जो है वो सोडियम, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया क्रियाशील धातु होती है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, यानी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ऐसे केवल भाप के साथ अभिक्रियाशील जो होते हैं वो हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, राइट। और नेक्स्ट की बात करूँ, गर्म जल के साथ अभिक्रियाशील जो होते हैं तो मैग्नीशियम होता है, गर्म जल के साथ अभिक्रियाशील मैग्नीशियम होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर ही कई बार इतना ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं बनता, पर ये ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें थोड़ा सा पूछ लिए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, तो जल के साथ कोई अभिक्रियाशील अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो यहाँ पर ये धातुओं के नाम दिए गए हैं, ये जल के साथ में कोई भी अभिक्रिया नहीं करती, यानी सोना, चांदी, कॉपर, लेड, ये जिनकी जल के साथ कोई भी नो रिएक्शन इज वाटर फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट की बात करूँ तो यह है कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रियाशील करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जल पर क्यों तैरते हैं। तो इतना सा अंदर है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं, जिससे उसका आयतन वॉल्यूम बढ़ जाता है, इससे तैरने लगते हैं, राइट। सिंपल था। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि इन सब के जल के साथ में क्या अभिक्रिया होगी और कैसे तो यहाँ पर देखें, तो सोडियम धातु को यानी Na को जल के साथ क्या अभिक्रिया कराई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ऊष्मा बन रही है। ऐसे ही कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया करी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ऐसे ही मैग्नीशियम की जल के साथ अभिक्रिया कराई तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। ऐसे ही एल्यूमिनियम की जल के साथ क्रिया कराई तो एल्यूमिनेट ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। ऐसे ही आयरन की क्रिया कराई जल से तो फेरिक ऑक्साइड बना तथा हाइड्रोजन गैस निकली। अब ये बैलेंस के ऊपर यहाँ 4, 3 करके लगाए गए हैं, ये बैलेंस इक्वेशन में लेसन 1 में आपको समझ में आया होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये सब जो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया होती है, यानी मैं अगर दोबारा से ये पॉइंट को नोटिस करूँ, यानी ये सब धातुएं थीं और इनकी जल के साथ में क्रिया हुई तो ये धातु ऑक्साइड बनाती है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को छोड़ देती है, ठीक है। अब सिंपल से पॉइंट था। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये है कि धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। तनु अम्ल का मतलब होता है पतला और एसिड, तनु का मतलब पतला एसिड। तो धातु तनु अम्ल के साथ में लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। अब देखते हैं, ये सारी जो है इक्वेशन में लिखी गई वो सभी धातुएं हैं, और यहाँ पर ये जितने भी HCl है यानी ये अम्ल है, तो इसके साथ जब अभिक्रिया करती हैं तो लवण बनाती हैं। यानी आयरन की क्रिया करें HCl से तो आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। मैग्नीशियम की क्रिया करें हाइड्रोजन क्लोराइड से तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ऐसे ही जिंक की क्रिया करते हैं अम्ल से हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो यहाँ पर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने पर कि जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ऐसे ही एल्यूमिनियम की क्रिया करते हैं रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं। तो ये भी पॉइंट सिंपल था। अब नेक्स्ट की बात करूँ, यानी हाँ ये जो नोट डाउन में ये पॉइंट जरूर करना कि कॉपर और चांदी और ये जो मरकरी ये जो एजिथिया तो उनकी अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। कई बार ऑप्शन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाशील धातु अम्ल के साथ क्रियाशील नहीं है, तो कॉपर है और यहाँ पर ये है एजी वगैरह ये सब। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो है धातुओं की अन्य धातुओं या लवणों के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ, तो धातु अगर लवड़ी विलयन में डाला जाए तो लवड़ी विलयन यानी धातु किससे बनेगा यहाँ से, और धातु निकल जाती अलग हो जाती है। यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने कम क्रियाशील धातुओं से उनके योग्य विलयन को से विस्थापित कर देती है। यह धातुओं को सक्रिय श्रेणी पर आधारित होता है। सक्रिय श्रेणी क्या होती है, ये वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो वही होती है क्रियाशीलता यानी सक्रियता श्रेणी। अब यहाँ पर देखें तो जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। अब यहाँ पर अधिक क्रियाशील धातु जो है वो सबसे ऊपर रखी गई हैं और इसके बाद घटता हुआ जैसे कम, इसके बाद और कम क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील और कम क्रियाशील, इस तरह से नीचे करके ये लाइट देखे दर्शाई गई है, राइट। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर जो रखी गई पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, यानी नीचे घटती चली जाती है। अधिक क्रियाशील जो धातु हैं वो ऊपर लिखी गई हैं, है ना, यहाँ से, और ये कम क्रियाशील धातु है वो नीचे दर्शाई गई है यहाँ से, राइट। तो नेक्स्ट अगर बात करें, और ये भी सबसे कम क्रियाशील धातु तो हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एक्वस और ये EU सोना। तो यहाँ से सबसे कम क्रियाशील धातु हो गई, ये क्रियाशील करती ही नहीं है अम्लों से। तो नेक्स्ट की अगर बात करें धातुओं की अधातुओं के साथ में अभिक्रिया क्या होती है, यानी धातुओं को अधातुओं के साथ में मिलाया जाएगा तो क्या होगा।
5वां पॉइंट है। तो ये है कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जाती है। धातु के परमाणुओं अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, तथा अधातुओं के परमाणु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। तो इस बात को समझने के लिए एक काम करें आप कि संयोजकता क्या होती है, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं थोड़ा सा विज्ञान को और एक NCERT UPSC लेवल से मैं बुक कराऊंगा, तो उसमें आपको बात आसानी से आप बात समझ में आएगी। मैं फिलहाल में यहाँ समझाऊँ तो जैसे कि एक कोई भी एलिमेंट्स होता है, उसके लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट कक्षा में, अगर वो उसका जो अष्टक होता है वो अगर पूरा नहीं होता तो वो अपना कक्षा इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। और कोई जो तत्व होता है जिसके अष्टक अगर पूरा नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को दूसरा तत्व ग्रहण कर लेता है, तो उनकी जो साझेदारी हो जाती है उन्हें बोलते हैं संयोजकता। अगर एक इलेक्ट्रॉन से हुई है तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा, डबल से हुई है तो डबल बॉन्ड के द्वारा, ट्रिपल से हुई है तो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा वो संयोजकता जुड़ जाती है। तो जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या होती है, वो 11 होते हैं। पहली कक्षा में 2 भर दिए गए, दूसरी कक्षा में 8 भर दिए गए, यानी ये कक्षा पूरी हो जाती है। लेकिन लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये एक अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए या तो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा या फिर एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो ये इसे छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। वहाँ पर यही समझाया गया है कि धातुओं के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं। अब आपको बात समझ में आई होगी कि धातुएं होंगी, उनके परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बना देते हैं। ऐसे ही अधातुओं के परमाणु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, यानी धातुएं जो छोड़ेंगी उनको अधातुएं क्या करेंगी, ग्रहण कर लेंगी और एक कॉम्बिनेशन बना लेंगी जुड़ने का। जैसे यहाँ NaCl का निर्माण हुआ, यानी क्लोरीन जो है वो धातु है और सोडियम जो है वो धातु है। तो धातु और धातु जोड़ करके एक तत्व बना लेती है, एक तरह से पदार्थ अपना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझाया गया है कि यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक को समझाया गया है यहाँ पर। तो इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, ये जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्लोरीन के पास 7, लास्ट की कक्षा में 7 थे, यानी इसने 1 ले लिया तो इसके पास 8 हो गए और इसका एक Cl माइनस बन गया क्योंकि इसने लिया है लॉन, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ गया। और क्लोरीन ने ऋणायन बनाया, सोडियम ने धनायन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी ये इन दोनों के अष्टक पूर्ण हो जाते हैं, तो ये जुड़ जाते हैं, सोडियम और क्लोराइड बना लेते हैं। अब आती है बात आयनिक यौगिकों की कि ये क्या होते हैं। तो आयनिक यौगिक का मतलब है विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। इस बात को समझना, जैसे कि विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी प्लस आयन जो होगा वो माइनस आयन को एक दूसरे बांध लेगा, आकर्षित करेगा, खींचेगा और एक स्थिर वैद्युत बल बना देते हैं। यानी नमक में होता है स्थिर वैद्युत बल, आयनों के द्वारा बंधा होता है और तो उन्हें आयनिक यौगिक बनाते हैं। बस इतनी सी बात थी, आयनिक यौगिक समझ में आ गए होंगे, जैसे प्लस माइनस से जुड़ना, कॉम्बिनेशन होना पदार्थों का। आयनिक यौगिकों के गुण धर्म जो होते हैं, तो नंबर 1 भौतिक गुण होते हैं, इनकी बहुत फिजिकल नेचुरलिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है एक तरह से क्रिस्टल यानी टूट जाना, राइट। नेक्स्ट की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो गलनांक एवं क्वथनांक, यानी आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, राइट। गलनांक का शब्द से मतलब है पदार्थ का गलना, क्वथनांक शब्द का मतलब है पदार्थ का उबलना। तो ये बात आपके, तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक यानी दोनों ही बहुत अधिक होते हैं, गलेगा भी देर से और उबलेगा भी देर से। घुलनशीलता का संबंध आप समझ रहे हैं घुलने से है। तो आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील एवं केरोसिन, पेट्रोल आदि लायकों में अविलेय होते हैं। अविलेय का मतलब उनमें घुलेंगे नहीं, यानी केरोसिन और पेट्रोल में यानी ये घुलेंगे नहीं, लेकिन जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। मिट्टी के तेल, पेट्रोल में आदि में नहीं घुलते हैं आयनिक यौगिक। अब आते हैं विद्युत चालकता, यानी आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते, यानी अगर नमक को घोला जाएगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन सॉलिड रूप में वो अपने विद्युत का चालन नहीं करते हैं, राइट। अब आता है धात्विक प्रकृति, धात्विक की यानी धातुओं की प्राप्ति, यानी धात्विकता क्या होती है। तो इसकी मैं बात करूँ, यानी खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व यानी यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी में जो भी मटेरियल है उन सबको अगर ले लिया जाए तो उन्हें खनिज कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है, कई बार, खनिज क्या होते हैं। तो पृथ्वी के प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंस फिर इनमें पूछा जाता है, तो इन्हें मैं और मॉडिफाई करके समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहले आप समझें अयस्क क्या होते हैं। अभी आपने देखा कि खनिज क्या थे, तो तत्व और यौगिक दोनों पृथ्वी से निकलते हैं, उनको खनिज कह देते हैं। अब यहाँ पर अयस्क देखना, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं, राइट। अब सक्रियता श्रेणी से संबंध धातु कर्म क्या होते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, विद्युत अपघटन के द्वारा इन्हें अलग किया जाता है। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट के मध्यम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है, यानी मीडियम साइड की। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो हैं
वो हैं जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी, यानी सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन द्वारा अपचयन होता है इनका। यानी इनका जो उपचयन यानी अलग किया जाता है तो सल्फाइड ऑक्साइड यानी कार्बोनेट अयस्कों के रूप में कार्बन के द्वारा इनका अपचयन कर लिया जाता है, इनको अलग कर लिया जाता है, राइट। सबसे कम क्रियाशील धातु जो सोना चांदी है जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, राइट। और ये ऑक्सीजन या वाटर से भी कोई क्रिया नहीं करती हैं। अब यहाँ बात आती है धातु निष्कर्षण की, यानी धातु को किस तरह से अलग करना होता है, धातुओं को किस तरह से उपधातुओं से अलग करना होता है, जो अयस्क और जो मटेरियल्स थे उनको कैसे अलग करना होता है धातुओं को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।